हेलो एवरीवन, वेलकम टू जून पॉलिटिकॉन। तो पॉलिटिक्स इन इंडिया वाली सीरीज में आज हम लोग दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है द सुप्रीम कोर्ट। इस चैप्टर को ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया वाली बुक में लवन्या राजामणि एंड अरग्या सेन गुप्ता ने मिलकर लिखा है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पावर, प्रॉमिस एंड रिच। जब हम सुप्रीम कोर्ट के पूरे नेचर को समझने जाएंगे तो अर्ली ईयर्स ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट है यानी लगभग 15 साल, तो उसमें हमें तीन चीज जो है मेनली देखने को मिलेगा। पहला, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट। मतलब जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को जो पावर मिला है उसी के साथ जो है उनका जो भी डिसीजन हो रहा है उसी के बेसिस पे हो रहा है, उस पे उसे थोड़ा सा भी या ज़्यादा जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस उसके साथ। दूसरा क्या है, ओवर रूलिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी इफ इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड। गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड नहीं है तो उसको सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन के थ्रू ओवर रूल कर देती है कि नहीं, ये आपका नहीं चलेगा। तीसरा क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अर्ली ईयर्स में इस बात पे कंसेंसस था कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का फुल राइट है। तो तीन चीजें हैं। पहला, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट। दूसरा, ओवर रूलिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी इफ इट इज वाट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड। और तीसरा क्या है, कंसेंसस ऑन दैट द पार्लियामेंट हैज फुल राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग इसको जो है इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि उस अर्ली 15 ईयर्स में कौन कौन इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आए थे। पहला, A.K. Gopalan versus State of Madras. In this case, the Supreme Court rejected the plea of detainee that his detention was violating his fundamental rights under Article 19, and further, guarantee in Article 19 could not be used to curtail the government's power to lay down a procedure under Article 21, and each of the articles should be read separately. तो इसमें ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने उस प्ली को जो है याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें ऐसा कहा गया था कि जो डिटेनू था वो गया कि हमारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है आर्टिकल 19 के कारण, आर्टिकल 19 वाला। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ऐसा कुछ नहीं है और आर्टिकल 19 का कोई भी प्रोविजन गवर्नमेंट को आर्टिकल 21 के द्वारा लाए गए कानून को, जो लॉ है, उसको दोनों को रोक नहीं सकता, उनको स्टॉप नहीं कर सकता। और दोनों आर्टिकल एक साथ नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि अलग अलग पढ़ा जाएगा। तो यहाँ जो है वो फंडामेंटल राइट्स तक को सुप्रीम कोर्ट देने से जो है गवर्नमेंट के पावर को कर्टेल नहीं कर पाया, नहीं किया। दूसरा क्या है, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपाकम दोराइजन एंड अनदर। इसमें क्या हुआ था कि इट हेल्ड इक्वलिटी अमॉन्ग्स्ट कम्युनिटीज इन द क्वेश्चन ऑफ एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन to be sacrosanct under Article 15 and Article 29 of the communities, and struck down a provision for community specific distribution of seats in medical college। मतलब ये रिजर्वेशन लागू करने का कोशिश किया था मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट ने मद्रास में। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो इसको जो है वो कर्टेल डाउन यानी स्ट्रक डाउन कर दिया। और इसमें जो उन्होंने बताया कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 में जो ये है इक्वलिटी अमॉन्ग्स्ट कम्युनिटीज, उसको हम लोग रखने के लिए ऐसा किए हैं। ठीक है। तीसरा चीज क्या है इसमें, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तीसरा केस, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पावर ऑफ अमेंडमेंट बिलोंग्स टू द पार्लियामेंट एंड दिस पावर इज द अनलिमिटेड वन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अमेंडमेंट करने का पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है और ये पावर क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है। अब by 17th Amendment in 1964, the government had amended the 9th Schedule and placed 44 acts therein, thereby excluding judicial review of these laws। 1964 में गवर्नमेंट ने 17th अमेंडमेंट पास किया और इस अमेंडमेंट के थ्रू लगभग 44 एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल दिया। 9th शेड्यूल में डालने से क्या होता है कि अगर कोई लॉ उसमें चले गया तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, मतलब उसको उस एक्ट को आप कोर्ट में लेके नहीं जा सकते हैं और कोर्ट उस पर किसी भी प्रकार कोई डिसीजन नहीं सुना सकती। हालांकि ये बाद में चेंज हुआ। 90 वो केशवानंद भारती केस उसमें आया था कि केशवानंद भारती से पहले जो लॉज को उसमें रख दिया गया 9th शेड्यूल में, उसी पे जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, उसके बाद सारे पे होगा। तो दिस डिसीजन वाज चैलेंज्ड इन द सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान और द अमेंडमेंट वाज अपहेल्ड। अब ये 17th अमेंडमेंट हुआ, इसको सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में चैलेंज किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, जो 17th अमेंडमेंट हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये अमेंडमेंट रह गया। ठीक। तो अगर हम इस पीरियड को देखें तो यहाँ क्या था, दिस पीरियड इज नोन फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। ठीक है, वेयर द पार्लियामेंट वाज सुप्रीम बॉडी इन ऑल सेंस।
यहाँ था पॉपुलर सॉवरेनिटी को एस्टेब्लिश किया गया, और जिसमें पार्लियामेंट जो है सुप्रीम बॉडी रहा सभी सेंस में। In the early 15 years, the Supreme Court stands with the government's social reform policy. The Supreme Court here strictly lies with the term procedure established by law in Article 21 instead of due process of law. मतलब इस फेज में जो अर्ली 15 इयर्स का फेज था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट था वो क्या था, आर्टिकल 21 में जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ पे जो था उस पे ज्यादा रहा, ना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ में ये होता है कि जो लॉ में लिखा गया उस पर स्ट्रिक्ट एडेरेंस रहना है, उससे ज़्यादा हमें आगे पीछे या बिखरना नहीं है, उसी पे जजमेंट देना है, उसी पे फैसले सुनाने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अर्ली 15 ईयर्स फेज में वही हुआ था। पॉइंट टू बी नोटेड दैट इन टू केसेस द सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंडेड द इंडिविजुअल राइट्स अ लिटिल बिट। पहला था रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, और दूसरा था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बेला बनर्जी एंड अदर्स। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बेला बनर्जी एंड अदर्स में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। जिस लॉ के थ्रू ये था कि कुछ लैंड जो है वहाँ के लोगों का एक्वायर किया गया था वेस्ट बंगाल में, कि ईस्ट पाकिस्तान से जो रेफ्यूजी आए थे उसके रीसेटलमेंट के लिए। तो बोला कि नहीं, ये जो आप लैंड एक्विजिशन किए हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 31(2) के अकॉर्डिंग ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। ठीक है, क्योंकि हमारा लैंड राइट्स जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स था उस समय, और इसमें जो आप कंपेंसेशन दे रहे हैं वो जस्ट इक्विवेलेंट नहीं है। अब उस समय का स्टेट उतना स्ट्रांग नहीं था फाइनेंशियली इकोनॉमिकली कि जमीन जो लैंड एक्विजिशन हो रहा है उसका वो मार्केट रेट या उससे अधिक पैसे उस लैंड राइट होल्डर्स को दे पाए। तब इस अमेंडमेंट को साइडलाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 17th अमेंडमेंट वही 1964 में लागू किया था, जिसका हमने यहाँ पे जिक्र किया, जिसे सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में चैलेंज किया गया था और ये अमेंडमेंट अपहेल्ड हुआ था। मतलब इसे अमेंडमेंट को रखा गया, यानी इस जजमेंट को साइडलाइन कर दिया गया। ठीक है, अब चलते हैं इंक्रीजिंग पॉलिटिसाइजेशन इंक्रीजिंग पॉलिटिसाइजेशन रिच। इसमें देखिए क्या हुआ, ये 15 ईयर का जो फेज था इसमें तो हम लोग देखे कि सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू लॉ है, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ के थ्रू चल रहा है। अब इसमें क्या हुआ कि ये द अर्लियर पीरियड इज नोन एज पॉपुलर सॉवरेनिटी, and then the landmark judgment came known as Golaknath versus State of Punjab, held 17th Amendment unconstitutional and established constitutional sovereignty। अब ये जो 17th अमेंडमेंट था यहाँ पे, ये वाला 17th अमेंडमेंट, इसको गोलकनाथ में चैलेंज किया गया फिर से। और जब गोलकनाथ में चैलेंज किया गया तो गोलकनाथ वाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन किया कि जो 17th अमेंडमेंट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और यहीं पे पहली बार सुप्रीम कोर्ट जो है पॉपुलर सॉवरेनिटी से कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी की। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा सुप्रीम है, ना कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। It held the amending power of the parliament to be subject to the fundamental rights enshrined in the constitution, overruling शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पार्लियामेंट अगर कोई भी अमेंडमेंट कर रही है तो वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही आना चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है। आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते हैं। तो ओवररूल किसको किया? शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह। तो शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह में ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट कर सकती है अमेंडमेंट, तो गोलकनाथ में कहा गया कि नहीं कर सकते हैं, तो गोलकनाथ ने ओवररूल कर दिया शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह को। ठीक है, और 17th अमेंडमेंट को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। अब अगेन इन आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी मस्ट स्टार्टेड स्कीम ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन वाज स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट फॉर बीइंग वायलेशन ऑफ आर्टिकल 31(2). ठीक है, अब फिर माधवराज सिंधिया एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर de-recognizing the erstwhile princes as rurals and thereby abolishing their privy purses was struck down for violating the fundamental and legal rights for the princes। ठीक है, अब तीन डिसीजन देखिए, गोलकनाथ, फिर आगे आरसी कूपर और फिर माधवराज सिंधिया। इन तीनों जो डिसीजन था, जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, इसमें तीनों स्टेट के अगेंस्ट गया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट गया। क्यों गया? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे ज्यादा वैल्यू दिया जा रहा था। ठीक है, अर्ली फेजेस में फंडामेंटल राइट्स को भी वैल्यू नहीं दिया जा रहा था। गवर्नमेंट बोला कि आपके पास अमेंडमेंट करने का अनलिमिटेड पावर है, लेकिन इस फेज में ऐसा नहीं हुआ। अब गवर्नमेंट क्या की, now the government passed 24th amendment which overruled Golaknath, underlining the parliament general power to amend the constitution including the chapter on fundamental rights। अब गवर्नमेंट ने 24th अमेंडमेंट पास किया और उन्होंने गोलकनाथ को ओवररूल कर दिया।
इसमें ये कहा गया कि पार्लियामेंट के पास जनरल पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स पे जो चैप्टर है उसको भी हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। 24th अमेंडमेंट में ये कर दिया गया। अब जैसा कि एक्सपेक्टेड था, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द 24th, 25th और 29th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया किसमें, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। ठीक है। 25th अमेंडमेंट में क्या था, विच फर्दर इम्यूनाइज सर्टेन लैंड रिफॉर्म्स फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, कुछ और लैंड रिफॉर्म्स थे उसको जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनाइज किया गया था, यानी 9th शेड्यूल में डाल दिया गया था। और 29th अमेंडमेंट में क्या किया था, केरला लैंड रिफॉर्म्स जो था उसको भी 9th शेड्यूल में डाल दिया था। अब ये 24, 25 और 29 तीनों का चैलेंज किया गया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें क्या हुआ, इन दिस केस द कोर्ट सेड दैट द पावर फॉर अमेंडमेंट कैन नॉट बी यूज्ड टू एब्रोगेट द आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस आइडेंटिटी वाज कैरेक्टराइज्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, a phrase which has since been the epicenter of the Supreme Court constitutional jurisprudence। केशवानंद भारती ने ये डिसीजन दिया कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपका अमेंडमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी को ही आप खत्म कर दें। और ये जो आइडेंटिटी है इसको कहा गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कोई भी अमेंडमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस लाए। ठीक है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये डिपेंड करता है फिर वो जज किस प्रकार से उसको जो है इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा जजमेंट था, इससे क्या हो गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन का सॉवरेनिटी है और अधिक स्टेब्लिश्ड हो गया। Thus, the 24th Amendment, by which the Parliament gave itself the unfettered power to amend the Constitution, was held valid, subject to the basic structural limitation। तो 24th Amendment में जो पार्लियामेंट ने खुद को अनफेटर्ड पावर दिया था, अनलिमिटेड पावर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, वो वैलिड रहा, लेकिन किसके लिमिटेशन में, बेसिक स्ट्रक्चर लिमिटेशन में, कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर लिमिटेशन वायलेशन होगा तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक, अब हुआ क्या, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस समय, तो इंदिरा गांधी ने अगले ही दिन क्या किया, 3 जज जो थे जो कि सीनियरिटी लाइन में ऊपर थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के, उन तीनों को साइड करके ए जस्टिस AK राय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दी। इसमें कौन कौन जज थे जिसको सुपरसेड किया गया, जस्टिस सेलत, हेगड़े एंड ग्रोवर, इन तीनों को हटा करके AK राय को जस्टिस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। अब इसमें क्या हो गया, फिर इमरजेंसी का पीरियड आया, उसके बाद तो ड्यूरिंग द इमरजेंसी द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको मीसा एक्ट कहते हैं। ठीक है, मीसा उसमें एक्ट पहले से लगा, कन्फर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव टू डिटेन पर्सन्स विदाउट ट्रायल। इस लॉ को ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला में चैलेंज किया गया, क्योंकि इमरजेंसी का पीरियड था, इसलिए 5 में से 4 जज जो है इस पेटिशन को बोले कि ये मेंटेन नहीं हो सकता है, मतलब हाँ जो एग्जीक्यूटिव है वो लोगों को बिना ट्रायल के डिटेन कर सकती है। मेनली ये इमरजेंसी का पीरियड था, इस कारण से इस प्रकार के डिसीजन आ रहे थे। अब इस पीरियड को अगर हम देखें तो दिस पीरियड हैज स्टार्टेड थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी। ठीक है, लेकिन जब राइज ऑफ इंदिरा गांधी हुआ, इमरजेंसी लगा, तो वो हमेशा इसको कोशिश की कि जुडिशरी को कमिटेड बना दिया जाए, किसके प्रति, तो गवर्नमेंट के प्रति ऑब्वियसली। तो इस पीरियड में हमने देखा क्या सब हुआ, पॉपुलर सॉवरेनिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी स्टेब्लिश्ड हुआ, गोलकनाथ और RC कूपर और माधवराज सिंधिया एंड अदर्स में जो है गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजन सुनाया और कॉन्स्टिट्यूशन और लोगों के या फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा वैल्यू दिया। फिर इस सब गवर्नमेंट ने 24th अमेंडमेंट कर दिया, तो 24, 25 और 29th अमेंडमेंट को केशवानंद भारती में चैलेंज किया गया, और केशवानंद भारती ने ये कहा कि जो भी अमेंडमेंट होगा बेसिक स्ट्रक्चर के लिमिटेशन में होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं ये टॉपिक इसमें, द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल जुडिशियरी। The defeat of Indira Gandhi in 1977 elections, coupled with the 44th Amendment, gave a new leash of life to the Supreme Court. ठीक है, again constitutional legitimacy was replaced by a course for popular legitimacy. There were two distinctive trends in the phase. क्या हुआ, अब जो 1975 था, ADM जबलपुर वगैरह केस के बाद इमरजेंसी जैसे ही खत्म हुआ, तो 1977 में इंदिरा गांधी इलेक्शन हार जाती है, जनता गवर्नमेंट की सरकार बनती है, तो 42nd अमेंडमेंट जिसको कहते हैं, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसको ठीक कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट के थ्रू। उसमें बहुत सारी चीजें जो खराब थी उसको 44th अमेंडमेंट में फिर से पुराने जैसा कर दिया गया था। तो दो चीज हुआ, गवर्नमेंट इंदिरा गांधी की गई, जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, 44th अमेंडमेंट आया, तो सुप्रीम कोर्ट फिर से एक प्रकार का लीज ऑफ लाइफ मिला कि हाँ इसमें मतलब सांस में सांस आया। ठीक है ना, इस प्रकार का है जो एकदम
पूरा कमिटेड जुडिशरी बनने का कोशिश किया, मतलब हुआ था इमरजेंसी के पीरियड में। तो सुप्रीम कोर्ट की सांस में सांस आया। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी था उसको रिप्लेस कर दिया किसे, पॉपुलर लेजिटिमेसी से। इस फेज में दो ट्रेंड को हम लोग देख सकते हैं। पहला क्या था, ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स थ्रू द व्हीकल ऑफ public interest litigation, and second a constitutional process of self correction with regard to the appointment process। ठीक है, पहला क्या हुआ, जो पीआईएल था उसका काफी यूज किया गया किस लिए, फंडामेंटल राइट्स को ग्रेजुअल एक्सपेंशन, मतलब उसको धीरे धीरे काफी एक्सपेंड किया गया उसके पूरे दायरे को फंडामेंटल राइट्स का। और दूसरा क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस ऑफ सेल्फ करेक्शन विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट पे काफी आरोप लग रहा था कि आप अपॉइंटमेंट तो खुद से करते हैं, तो अपॉइंटमेंट प्रोसेस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने खुद से काम किया और काफी सेल्फ करेक्शन इस पे किए। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे क्या है। लोकस स्टैंडी क्या होता है, स्टैंडी, इट्स परमिटेड ओनली एन एग्रीव्ड पर्सन, दैट इज अ पर्सन हु हैड सफर्ड ए स्पेसिफिक लीगल इंक्वायरी टू ब्रिंग एन एक्शन फॉर जुडिशियल रेडिटर्स। अगर आपका केस है तो आप ही खुद जाकर के सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकते हैं और मतलब केस कर सकते हैं। मतलब आप अपना केस खुद लड़िए, वहां पर रिलेटेड केस आप ही जा सकते हैं, कोई आपके बदले में तीसरा आदमी नहीं जा सकता। लेकिन लोगोस स्टैंडी को चेंज किया गया किसमें, एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स, द एक्टिविस्ट जज ऑफ दैट टाइम जस्टिस भगवती relaxed the rule of locus standi and opened up the gate of the judiciary to public spirited citizens, both those wishing to espouse the cause of the poor and oppressed and those wishing to enforce performance of public duties। ठीक है, मतलब जो जस्टिस भगवती थे उन्होंने एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स वाले केस में पीआईएल को इंट्रोड्यूस किया। और इससे क्या होता था, पीआईएल के थ्रू कोई भी किसी का केस लेकर के जा सकता था, चाहे आप गवर्नमेंट की पॉलिसी पे या इन्वायरमेंट पे किसी भी प्रकार के पे पीआईएल दायर कीजिए, सुप्रीम कोर्ट आपको लगेगा कि आपका पीआईएल वैलिड है तो उस पर आगे केस चलाएगी। द स्टार्टिंग ऑफ पीआईएल गिव द सुप्रीम कोर्ट ए न्यू नेम, द एक्टिविस्ट कोर्ट। पीआईएल का जैसे ही स्टार्ट हुआ तो सुप्रीम कोर्ट एक नया नाम मिला कि एक्टिविस्ट कोर्ट हो चुका है। ठीक है, एक टर्म है इसमें कंटिन्यूइंग मैंडेमस, पूछ सकता है एग्जाम में, यूजीसी नेट में कई बार पूछा है कंटिन्यूइंग मैंडेमस क्या है। When the court passes a series of interim orders, it is called continuing mandamus। ठीक है, mandamus मतलब अगर कोर्ट मतलब सीरीज में ढेर सारे, एक ही डिसीजन में ढेर सारे ऑर्डर निकालना शुरू कर दे तो उसको कंटिन्यूइंग मैंडेमस कहते हैं। क्या हुआ था, लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में और विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने यही किया था। ठीक है, वर द फ्यू केसेस वेयर द जुडिशरी इशूड मेनी गाइडलाइंस एंड ऑर्डर टू लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फॉर एक्टिंग अपॉन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जुडिशियल एक्सेसिविज्म और जुडिशियल ओवर एक्टिविज्म। ठीक है, लक्ष्मीकांत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जो सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला था एट द वर्क प्लेस, जो जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारा गाइडलाइन दिया तो फिर आगे चल के वही बिल के रूप में कन्वर्ट हुआ था, बाद में पार्लियामेंट से उसे पास किया गया। और दूसरा विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या था, पॉलिटिशियंस और टेररिस्ट का नेक्सस था। कुछ टेररिस्ट ऐसे थे जिनकी पर्सनल डायरी में बहुत सारे पॉलिटिशियंस को नाम लिखा हुआ था कि हम इसको पैसे दिए हैं इतने रुपये, तो ऐसा हुआ था। और इंडिपेंडेंसी ऑफ सीबीआई, सीबीआई उसमें कितनी इंडिपेंडेंट है इस पे भी काफी बहस हुआ था। तो इसमें उसी बात पे सुप्रीम कोर्ट ने काफी डिसीजन दिए थे कि सीबीआई को कैसे इंडिपेंडेंट किया जाए, उसमें बहुत सारे डिसीजन थे। तो विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यही हुआ था। ठीक है, तो ये 3 केसेस ऐसे थे जिसमें कंटिन्यूइंग मैंडेमस का यूज किया गया था, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को एक साथ दिया था। इसको हम लोग जुडिशियल एक्सेसिविज्म और जुडिशियल ओवर एक्टिविज्म भी बहुत लोग कहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, छोड़िए आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट्स, Article 124 the Supreme Court and Article 217 for the High Courts provide a hybrid method of judicial appointments। ठीक है, आर्टिकल 24 और आर्टिकल 217 फॉर द हाई कोर्ट, 124 सुप्रीम कोर्ट के लिए और 217 हाई कोर्ट के लिए। एक प्रकार का हाइब्रिड मेथड है जिसमें कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट कैसे होगा इसके बारे में जिक्र है। थर्ड जज केस में क्या हो गया, ये मैंडेटरी बना दिया गया चीफ जस्टिस के लिए, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कि ही या शी हैज टू कंसल्ट द 4 सीनियर मोस्ट जजेस फॉर द अपॉइंटमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस फॉर हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट्स। यदि आप सुप्रीम कोर्ट में किसी जज का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, और जब आप हाई कोर्ट के किसी जज का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये उनका अपॉइंटमेंट में प्रोसेस को थर्ड जज केस में ठीक किया गया था। एक फोर्थ जज केस भी होगा, आप लोग उसको गूगल पे सर्च करके पढ़ लीजिएगा, जेएनयू के एग्जाम में इस बार आया था फोर्थ जज केस। जूरिस्प्रूडेंस ऑफ एक्सैस्परेशन, ये एक टर्म है। ठीक है, इस टर्म को प्रताप भानु मेहता ने क्वाइंड किया। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ फंक्शन ऑफ लॉ इज टू एक्सप्रेस फ्रस्ट्रेशन विद द स्टेट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, कि जहाँ लॉ का फंक्शन जो है स्टेट ऑफ अफेयर्स के साथ
मतलब जो जजेस होते हैं ना, उनकी भी अपनी पर्सनल पर्सनल फ्रस्ट्रेशन होता है, या पॉलिसी को देखकर या गवर्नमेंट को देखकर। तो अगर उससे रिलेटेड किसी प्रकार का कोई केस आ गया, उनके पास जजमेंट आ गया, तो जो जजेस होते हैं वो अपना फ्रस्ट्रेशन वहाँ पे, फ्रस्ट्रेशन इन द सेंस कि अपने होप, अपने उम्मीद को वहाँ पे उस स्टेट अफेयर्स का जो से होता है उनका, वो भी उस डिसीजन में दिख जाता है। ठीक है, ये काफ़ी उतना है। हालांकि आपको टर्म मैक्सिमम पूछ सकता है कि जूरिस्प्रूडेंस ऑफ एक्सेस ने किसने कहा। ठीक है, जस्टिस चंद्रचूड़ थे, उन्होंने भी ये बात कहा था कि इट इज एन इनएविटेबल दैट इज जस्ट सोशल एंड वैल्यू प्रेफरेंसेस प्ले रोल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है, देख लीजिएगा आप लोग। समझने की चीज़ है कि जो जज होते हैं उनका भी सोशल और जो वैल्यू प्रेफरेंसेस होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो जजमेंट होता है उसमें काफ़ी रोल प्ले करता है। जस्टिस चंद्रचूड़ बहुत बड़े जज थे। ठीक है, पॉलीसेंट्रिक डिस्प्यूट्स होता है कि अ टर्म कॉइन्ड बाय एल फिलर केस हुए मेनी अफेक्टेड पार्टीज। अब ऐसे केसेस आने लगे हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसमें कि बहुत सारे पार्टीज अफेक्टेड होते हैं, तो उसको पॉलीसेंट्रिक डिस्प्यूट्स कहते हैं। एल फिलर ने यह टर्म कॉइन किया। कंक्लूजन क्या है? इट इज एविडेंट फ्रॉम दिस नोट दैट द सुप्रीम कोर्ट वर्कड इन अ वेरी कंट्राडिक्टरी नेचर। अब अर्ली 15 ईयर्स में क्या था, सुप्रीम कोर्ट प्रो कॉन्स्टिट्यूशन दिख रहा था। ठीक है, और कभी कभी सोशल जस्टिस के अगेंस्ट भी दिख रहा था, जहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू नहीं किया गया, स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। और कभी कभी प्रो गवर्नमेंट दिख रहा है कि अमेंडमेंट का पावर आपके पास बहुत ज़्यादा है, यदि आप फंडामेंटल राइट्स को भी आप लोग वायलेट करके अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी कंट्राडिक्टरी है। अभी इमरजेंसी के पीरियड में जैसे एडीएम जबलपुर वाला केस था कि बिना ट्रायल के भी आप डिटेन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इंट्रोड्यूसिंग ऑफ पीआईएल इंक्रीज द एरेना ऑफ जस्टिस इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन फिर जब पीआईएल इंट्रोड्यूस हुआ तो जस्टिस का एरेना काफ़ी इंक्रीज हुआ, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड था। मतलब इंश्राइंड मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में था। द कोर्ट इज नॉट यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन रिस्पेक्ट टू प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। और आजकल जो है कोर्ट प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ को कम यूज करके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ज़्यादा यूज कर रही है। ठीक है, व्हाट चंद्रचूड़ सेज अबव इज वेरी ट्रू दैट द जज आइडियाज आल्सो मैटर। चंद्रचूड़ ने जो कहा कि जज का आइडिया आल्सो मैटर करता है, बहुत सही बात है। एट द इनॉग्रेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द अटॉर्नी जनरल एमसी सेतलवार एक्सप्रेस होप दैट लाइक ऑल ह्यूमन इंस्टीट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट will earn reverence through truth. We also hope the same. ठीक है, all the best. Thank you.